हिंदुस्तान के बॉर्डर का ये तकरीबन 100 मीटर का इलाका पानी, सरकंडों और कीचड़ से भरा हुआ था। हमने करीबन 80 मीटर का इलाका भागते हुए तय किया और बकिया क्रॉलिंग करते हुए। कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म मिट्टी और खराशों से भर गए थे। हमें कुछ पता नहीं था कि हम कब भारत में दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई निशान मौजूद नहीं था। हम बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि गाइड ने कहा कि नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए। गोलियां दोनों तरफ से तड़ाख तड़ाख चल रही थी। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैर कर उबूर किया। भारत की तरफ का किनारा पानी से खासा ऊंचा और 90 दर्जे का था। उस पर चढ़ने में खासी दिक्कत हुई। उस किनारे पर पटड़ी भी थी जिस पर BSF यानी भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गश्त करती थी। हमें जल्द से जल्द इस पटड़ी को उबूर करके खेतों की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक पटड़ी पर हमें उल्टे कदमों चलना था, ताकि अगर हमारे पाँव के निशान कोई देखे भी तो ये समझे कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए हैं। पटड़ी से उल्टे कदमों गुजर कर हम खेतों की तरफ भागे। खेतों की मुंडेरों पर हम तेज भागते गए। वहाँ भी खेतों में डेरे बने हुए थे। हम उन डेरों से हद्दुल वसा दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से हमें कई बार एक खेत उबूर करके कभी दाएं और कभी बाएं जानिब जाना पड़ता, क्योंकि डेरों पर पालतू कुत्ते होते हैं। गर्जे के सिर्फ एक जगह 10 मिनट आराम करके हमने अपना सफर जारी रखा। हनुमानगढ़ स्टेशन से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक नहर आई। हम नहर में कूद पड़े। अच्छी तरह से नहाए और जिस्म की आलूदगी दूर की। अंडरवेयर और बनियान से जान छुड़ाई और सिविलियन लिबास पहन लिए। गाइड्स ने हमारे लिए टिकट लेने जाना था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि पैसे तुम रख लो और अंधेरे अंधेरे में ही वापस इस गांव में पहुंच जाओ जहां तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। इस दौरान मैंने अपना रिवॉल्वर लोड कर लिया था। वो दोनों उसी वक्त वापस रवाना हो गए। मैंने अपने एक साथी को उनके पीछे भेजा कि वो वाकई वापस जा रहे हैं या कहीं रास्ते में छुप गए हैं। स्मगलर से हर बात मुमकिन है। मैंने अपने साथी को भी अपना रिवॉल्वर लोड करने को कहा कि अगर ये जरा भी इधर उधर होने की कोशिश करें तो फौरन गोली मार देना। तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरा साथी वापस आया और बताया कि वो उसी रास्ते पर भागते हुए जा रहे थे। इसी असना में दूर से गाड़ी की विसल की आवाज आई और हमने स्टेशन की राह ली। ये भटिंडा जाने वाली गाड़ी थी। बिल्कुल छोटा सा स्टेशन था और अभी हल्का हल्का उजाला हुआ था। हम 4 साथी स्टेशन से जरा फासले से पटड़ी की दूसरी जानिब और 5वां साथी टिकट लेने स्टेशन की तरफ चला गया। गाड़ी गालिबन 1 या 2 मिनट वहां रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर गाड़ी की दूसरी तरफ हमें इशारा किया। हमारा साथी दरवाजे के साथ ही खड़ा था। उसने एक एक करके हमें दरवाजा गुजरते हुए टिकट थमाए और हम 5 अजनबी बनकर एक ही डिब्बे में बैठ गए। तकरीबन पौन घंटे बाद गंगानगर आया। ये खासा बड़ा स्टेशन था। हम एक एक करके उतरे, स्टॉल से पूरियां और चाय का नाश्ता किया और फिर 2 अलग अलग डिब्बों में बैठ गए। अब हमारी मंजिल भटिंडा जंक्शन थी, जहां से हमने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। भटिंडा मगरबी भारत का बहुत बड़ा जंक्शन है। गाड़ी भटिंडा पहुंची तो हम स्टेशन से एक एक करके बाहर आ गए। अब हम सरहद से खासी दूर आ चुके थे। बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन भी कुछ कम हो गई थी। शहर छोटा सा था। हमने बाजार से शेविंग करने का सामान वगैरह खरीदा और सिगरेट लिए। वायरलेस सेट भी खासी परेशानी का मूजिब बन रहा था। एक ही बैग में जाती सामान और वायरलेस था और उसे संभालने के जिम्मेदार को हर बार बैग खोलते वक्त घबराहट तारी होती थी। लिहाजा हमने एक बैग वायरलेस सेट रखने के लिए खरीदा और दिल्ली तक के सफर के दौरान उस बैग की निगरानी हम सब ने बांट ली। शहर के एक होटल से हमने खाना खाया और फिर स्टेशन की तरफ पलट आए। वेटिंग रूम में हमने शेव बनाई, नहाए और अपना हुलिया दुरुस्त किया। मैंने साथियों के मशवरे से फैसला किया कि बजाय किसी एक्सप्रेस या पंजाब मेल के हम फास्ट पैसेंजर ट्रेन में दिल्ली तक का सफर करेंगे, ताकि रास्ते में मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकते हुए जहां तक मुमकिन हो वहां के हालात से बाखबर हो सकें। फास्ट पैसेंजर दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए चलती थी। हमने अपर क्लास के टिकट लिए। भटिंडा स्टेशन पर हमने एक मिलिट्री ट्रेन देखी जो यकीनन बॉर्डर की तरफ जा रही थी। हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी और हम एक डिब्बे का इंतखाब करके उसी में इकट्ठे बैठ गए। फैसला ये हुआ कि वायरलेस का बैग ऊपर की बर्थ पर रखा जाएगा और जिसकी ड्यूटी हो वो उस पर सर रख कर खुद को सोता जाहिर करेगा। ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई। पैसेंजर ट्रेन में सिख मुसाफिरों की अक्सरियत थी। एक अजीब बात महसूस हुई कि सिख मुसाफिर भी खामोश और मायूस से दिखाई दे रहे थे, वरना सिखों की तो आदत है कि जहाँ भी 2 सिख मौजूद हों वहाँ कहे और ऊंची आवाज में बातें लाजमी होती हैं। यूं महसूस होता था कि भारतीय पंजाब के सिख अपनी आजादी की मंजिल 1971 की जंग से वाबस्ता कर बैठे थे और उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका, या फिर वो हमें हिंदू समझकर मोहतात और मुतनफ्फर से थे। मैंने 2-3 बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार निहायत मुख्तसर जवाब मिला। हमने भटिंडा से बराह रास्त दिल्ली जाने से पहले जालिंधर और फिर दिल्ली जाने को तरजीह दी। इस तरह हमारे सफर के दौरान 3 बड़ी भारतीय छावनियां थीं: जालिंधर, लुधियाना और अंबाला।
इन छावनियों के स्टेशनों पर काफी चहल पहल थी। दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेनों में भारतीय FIU के आदमी मुसाफिरों की चेकिंग करते भी दिखाई दिए। FIU यानी फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी वजह लाजिमन मशरकी पाकिस्तान से हमारे फौजियों की भारत के POW कैंप से फरार के दर्जनों वाकयात थे। 1971 में कई पाकिस्तानी फौजी जो भारतीय कैंपों में थे वहां से फरार हुए, और ऐसी ही एक सच्ची फरार की कहानी आपको हमारे चैनल पर फरार के नाम से भी मिलेगी। इलावाजी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों फौजियों ने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि कुछ बर्मा की तरफ और बेशतर भारतीय सरहदों में दाखिल हो गए थे और छुपते छुपाते पाकिस्तान के पंजाब के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। उन्हें ही पकड़ने के लिए भारतीय पंजाब में अमृतसर की जानिब जाने वाली ट्रेनों की चेकिंग की जाती थी। भटिंडा से दिल्ली के सफर के दौरान हमने 3 और मिलिट्री स्पेशल ट्रेनें देखी। एक तो भटिंडा स्टेशन पर खड़ी थी। 2 और ट्रेनें देखी जिन पर फ्रांस के बने हुए AMX-13, रूसी PT-76 टैंक, होविट्जर और टाइगर कैट मिसाइल की बेड़ियां लदी हुई थी। इन ट्रेनों को बाकी सब ट्रेनों पर फौकियत देकर थ्रू किया जाता था। इन ट्रेनों के पाकिस्तानी सरहदों की तरफ जाने से भारतीय अजाइम का साफ पता चल रहा था, यानी वो अब मगरबी पाकिस्तान पर फौजी दबाव बढ़ा रहा था और साबिका मशरकी पाकिस्तान से फौजें हटाकर मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर जमा कर रहा था। रूसी साख्ता PT-76 एम्फीबियस टैंक यानी पानी में तैरने वाले टैंक हैं। सीज फायर के बाद इन मखसूस टैंकों को पाकिस्तानी बॉर्डर पर लाने से भारतीय इरादे साफ जाहिर हो रहे थे। एक ट्रेन में भारतीय फौजी सवार थे। सिर्फ आधे दिन में हमने 4 फौजी ट्रेनें देखी थी। मैंने इन ट्रेनों और उनके कार्गो को अच्छी तरह जहन में बिठा लिया ताकि अपनी पहली रिपोर्ट में उनका जिक्र कर सकूं। तकरीबन 9:30 बजे रात ट्रेन शाहदरा स्टेशन पर रुकी। दिल्ली में भी जमुना के मगरबी जानिब शाहदरा स्टेशन है, बिल्कुल लाहौर वाले शाहदरा स्टेशन की तरह। हमने उस स्टेशन पर गाड़ी को छोड़ा और 2 टैक्सियां लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सब्जी मंडी स्टेशन के करीब घंटा घर चौक में हमने 2 मामूली होटलों में कयाम किया। चूंकि भारत में शनाख्ती कार्ड राइज नहीं थे, इसलिए इन होटलों में कमरे हासिल करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वहाँ हम सब ने खुद को ऐसे मामूली कारोबारी की हैसियत से मुतारिफ करवाया जो गिरदोनिवाह के छोटे शहरों से खरीदारी के लिए आए थे। हमारी बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन में खासी कमी आ चुकी थी। मैंने अपने साथियों को 2-2 की टोली में दिल्ली में घूमने फिरने की इजाजत दी। होटलों में हमने दाखिले के रास्ते के अलावा किसी इमरजेंसी में दूसरे रास्ते भी तलाश किए। हमारा कयाम पहली मंजिलों पर था और एक मंजिल से नीचे कूदना हमारे लिए कोई दुश्वार नहीं था। दूसरे रोज मेरे 4 साथी घूमने फिरने निकल गए। मैंने उन्हें हिदायत की कि वो कम से कम 4 अदद रेडीमेड पैंट्स, कमीजें, जूते और जरूरत का दीगर सामान भी ले लें जो उन्होंने शाम तक खरीद लिया। दुश्वारी मुझे पेश आई। मेरे लंबे कद की वजह से मुझे रेडीमेड कपड़े न मिल सके। मैंने कनॉट प्लेस में भी तकरीबन सब दुकानें छान मारी जहां से सिर्फ एक सफारी सूट मेरे साइज का मिल सका। मैंने 4 अदद 3 पीस सूट, एक डिनर सूट और कमीजों का कपड़ा खरीद कर उसी दुकान से अर्जेंट सिलवाने का ऑर्डर दिया। बूट भी मेरे साइज के बड़ी मुश्किल से मिले। पाकिस्तान में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुझे आला दर्जे के होटल में कयाम करना और मुख्तलिफ क्लबों खुसूसन सर्विसेज क्लब में भी जाना था, लिहाजा वहाँ के माहौल के मुताबिक मुझे मुनासिब कपड़े खरीदने थे। हमने 2 दिन दिल्ली में घूम फिर कर गुजारे और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके देखे। मेरे साथियों को पुरानी दिल्ली में और मुझे नई दिल्ली में कयाम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कॉन्टेक्ट से मिलने की जगह यानी मीटिंग पॉइंट मैंने देखा और वहाँ से निकलने के मुख्तलिफ रास्ते भी जहन नशीन कर लिए। 2 रोज बाद मैंने साथियों को मुख्तलिफ औकात में कोरोनेशन होटल में चेक इन होने का कहा और खुद लोधी होटल का रुख किया। ये 4 स्टार होटल पाकिस्तान से ही मेरे कयाम के लिए मुंतखब किया गया था। नई दिल्ली में इस होटल के करीब ही 5 स्टार अशोका और अकबर होटल थे और भारतीय बर्री, बहरी और हवाई अफवाज के हेडक्वार्टर्स भी इसी इलाके में थे। हम सब मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने से भी गुजरे। पाकिस्तानी सिफारत खाना इस्लामी तर्ज तामीर का बहुत अच्छा नमूना था, लेकिन उन दिनों बिल्कुल उजड़ा हुआ था। लोगों ने पत्थर मार मार कर बेशतर शीशे तोड़ दिए थे। सिफारत खाना बंद था और पुलिस का एक सिपाही रस्मी सा पहरा दे रहा था। अब हमें इंतजार था अपने कॉन्टेक्ट का जिसने हमारी रवानगी के 10वें दिन मुझे मिलना और डाक देनी थी जिसमें हमें मजीद हिदायत मिलनी थी। इस दौरान हमने अपना होमवर्क मुकम्मल करना था। मैंने अपने 2 साथियों को झांसी भेजा। झांसी से पहला स्टेशन बबीना है। इन 2 स्टेशनों के दरमियान भारतीय 1st आर्मर्ड डिवीजन यानी एक पूरा टैंक डिवीजन और नंबर 10 आर्मर्ड ब्रिगेड की बेस थी।
उनके जिम्मे ये काम था कि झांसी में कोई माकूल होटल देखें और मालूम करें कि कोर हेडक्वार्टर्स तक जाने के लिए टैक्सी या कोई और सवारी मिल सकती है। झांसी का पुराना किला भी फौज के ज़ेर इस्तेमाल था, उसके मुतालिक भी अगर कोई मुफीद मालूमात मिल सकती हो तो हासिल करें। अपने दूसरे 2 साथियों को मैंने आगरा भेजा कि वहाँ पर फौजी छावनी के मुतालिक जो भी मालूमात मिल सकती हो वो हासिल करें। खुद अपने लिए मैंने आर्मी, नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने के जराए तलाश करने थे। ये हमारा एक तरह से होमवर्क था जिसे हमने कांटेक्ट के आने से पहले मुकम्मल करना था। इसके अलावा अपने हमदर्द दोस्तों के ठिकाने भी देखने थे ताकि बवक्त जरूरत उन ठिकानों की तलाश न करनी पड़े। गर्जे के दिल्ली में 2 दिन के क़याम के बाद हमने अपने काम का आगाज कर दिया। अपने साथियों को मैंने 4 दिन के अंदर वापस आने का कहा। चौथे रोज मुकर्रा वक्त पर हमें कनॉट सर्कस में एक रेस्टोरेंट में तयशुदा वक्त के मुताबिक मिलना था। मैंने अपनी अक्सर शाम में अशोका और अकबर होटल में गुजारनी शुरू कर दी। वहाँ शाम गहरी होते ही मुल्की और गैर मुल्की लोग आने लगते। गर्मी की वजह से इन मुकम्मल एयर कंडीशनड होटलों में गहमा गहमी बढ़ जाती थी और मैंने उन्हीं में से अपने मतलब के लोग तलाश करने थे। इन ऊंची सोसाइटी के होटलों में किसी से जानबूझकर टकरा जाने और आई एम सॉरी कहकर तारुफ हासिल करना और फिर उनकी दावत पर ही उनके टेबल पर बैठ जाना एक मामूली बात थी, खास तौर पर जबकि वो मखमूर हों। 1 आध घंटे में ही बिल्कुल अजनबी लोग खासे फ्री हो जाते हैं। मैंने वहाँ खुद को लूज टी का एक व्यापारी जाहिर किया जो कलकत्ते से चाय बम्बई मंगवाता और अपनी कंपनी में ब्लेंड करके चाय के व्यापारियों को बेचता था। चाय की ब्लेंडिंग मैंने चिटागोंग में मुलाजिमत के दौरान सीखी थी। ब्लेंडिंग का मतलब है मुख्तलिफ अक़साम की चाय की ग्रेडिंग करके और मुख्तलिफ वजन में उन्हें मिलाकर चाय का एक मखसूस मेयार तैयार करना। लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड और इस्फहानी इसी तरह अपने ब्रांड तैयार करते हैं। दार्जिलिंग की ऑरेंज पीको चाय का शुमार दुनिया की बेहतरीन चाय में होता है। यहाँ पर मेरा काम ये था कि लिप्टन की ग्रीन लेबल चाय जिसमें 50% तक ऑरेंज पीको होता है उसे ब्रुक बॉन्ड की रेड लेबल चाय से मिलाकर एक ब्रांड अपनी चाय का बनाऊं और उसे तकरीबन निस्फ कीमत पर छावनियों में फरोख्त करूं। छावनियों में फौजी जवानों और एनओसीज के लिए लंगर की चाय में लूज टी ही इस्तेमाल की जाती है। डिवीजन हेडक्वार्टर्स में एडीओएस यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सप्लाईज तक रसाई की सूरत में मुझे पूरे डिवीजन हेडक्वार्टर्स के लंगरों के लिए चाय की फरोख्त का ऑर्डर मिल सकता था। इसी तरह ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में भी लोकल सप्लाई के तहत मुझे ऑर्डर मिल सकते थे। अशोका और अकबर होटल में मैं किसी ऐसे ही मौके की तलाश में जाता था कि किसी आला फौजी अफसर तक रसाई हो जाए और इस तरह मेरी पहुंच उनके दफातर में भी हो जाए। फिर मुझे अपना काम मुकम्मल करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इस आला सोसाइटी में अफसरान आला की बेगमात भी बहुत ममदुमावन साबित हो सकती थी। अफसर आला बनने तक शौहर का दिल अपनी बीवी से भर जाता है और वो ढलती जवानी की आखिरी बहारें लूटने के लिए बेताब होती हैं। लिहाजा अक्सर ये जोड़े आते इकट्ठे हैं लेकिन अपनी अपनी ताक में। आला हिंदू माशरे और खुसूसन फौज में मगरबी असरात इतने बढ़ चुके थे कि जोड़े आते तो इकट्ठे थे लेकिन वापस अलग अलग जाते थे और उनकी ये कमजोरी मेरी कामयाबी का रास्ता आसान कर सकती थी। इस दौरान मेरे चारों साथी भी वापस लौट आए और निहायत मुफीद मालूमात लाए। आगरा छावनी तकरीबन खाली थी और छावनी में मुकीम बेशतर फौजी मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर गए हुए थे। जाट और सिख रेजिमेंट की 2-2 बटालियन वहाँ मौजूद थी। उधर झांसी और बबीना के दरमियान आर्म डिवीजन के इलाके में किसी सिविलियन का दाखिला काफी खतरनाक था और मुकम्मल तहकीक और तलाश के बाद ही किसी को उस इलाके में जाने की इजाजत थी। झांसी के किले में एमुनिशन डिपो था और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। हम फिल्में देखने और महज सैरो तफरी करने के लिए दुश्मन मुल्क में नहीं आए थे। अपने मिशन की तकमील में जो भी रुकावटें थीं हमें उन्हें बहरहाल दूर करना था। अब हम कांटेक्ट के मुंतजिर थे। मुकर्रा दिन और वक्त पर मैं मुकर्रा जगह पर पहुंच गया। मुझे सख्ती से हिदायत की गई थी कि कांटेक्ट से सिर्फ मैं ही मिलूं और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक मुकर्रा जगह पर इंतजार करूं। अगर कांटेक्ट न आए तो वहां से फौरन गायब हो जाऊं और ठीक 1 हफ्ते बाद उसी जगह और उसी वक्त फिर 15 मिनट इंतजार करूं। मैं मुकर्रा वक्त से करीबन 10 मिनट पहले उस जगह के करीब पहुंच गया। खासा गुंजान इलाका था। मैंने करीब ही एक बुक स्टॉल पर मुख्तलिफ रिसाले देखने शुरू किए। मुकर्रा वक्त से 5 मिनट से पहले मुझे कांटेक्ट दिखाई दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और सब खैरियत के लिए लिबास पर मुख्तलिफ रंग के रुमाल लगाए हुए थे। दूसरी चेकिंग के लिए नजरें मिलने के बाद मुझे अपने दाएं बाजू को एक मखसूस हरकत देनी थी जिसके जवाब में कांटेक्ट ने भी एक मखसूस हरकत करनी थी। दोनों तरफ से मुस्बत हरकत का मतलब सब अच्छा होता है और किसी खतरे की सूरत में भी रुमालों को हाथ में पकड़ना और दूसरी किस्म की जिस्मानी हरकत थी। मैं इन तरीकों की वजाहत इसलिए नहीं करूंगा कि बहुत मुमकिन है कि अब भी यही तरीके राइज हों और ये तो आपने सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने एक रिसाला खरीदा और वापस चल पड़ा। कांटेक्ट मुझसे चंद कदम पीछे था। आगे एक फ्रूट की दुकान थी। मैंने मुख्तलिफ फ्रूट देखे और दाम पूछना शुरू किए। मैं कपड़े का एक थैला हमराह ले गया था।
मैंने पहले 2 किलो आम लिए। दुकानदार ने कागज के लिफाफे में आम डालकर मुझे दिए, जो मैंने थैले में डाल लिए। अब मैं बाएं हाथ में थैला पकड़े था। कांटेक्ट मेरी बाएं जानिब खड़ा था। मैंने दुकानदार को इलायची दिखाने को कहा और यूं ही दुकानदार इलायची उठाने को वापस घूमा, कांटेक्ट ने एक पैकेट इंतहाई तेजी और फुर्ती से मेरे थैले में डाल दिया। मैंने कुछ इलायची ली और दाम देकर वापस चल पड़ा। कांटेक्ट ने भी मेरे जाने के बाद यकीनन कुछ फ्रूट जरूर खरीदा होगा। करीब ही से मैं एक टेम्पू में सवार हो गया और कुछ दूर जाने के बाद टेम्पू छोड़ा और बस पकड़ ली। फिर बस छोड़ी और दोबारा टेम्पू में बैठ गया और अपनी रिहाइश तक पहुंचते पहुंचते मैंने करीबन 3 गुना ज्यादा सफर किया, इसलिए कि अगर मेरी सर्वेलेंस हो रही हो तो उसे झटक सकूं।